एवरीवन, दिस इज सचिन खरे और इस वीडियो लेक्चर में हमें भारतीय संविधान की विशेषताओं एवं संविधान की अनुसूचियों का अध्ययन करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र का संविधान उस राष्ट्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। यही कारण है कि प्रत्येक संविधान का अपना विशिष्ट स्वरूप होता है। स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि यदि कोई संविधान जनमानस की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो वह रिक्त है और ऐसा संविधान समाज को पीछे ले जाता है। चूंकि संविधान सभा ने इस संविधान को भारतीय जनता के अनुरूप बनाया है और अगर हम विश्लेषण करें भारत का, तो भारत विविधता युक्त, बहुजातीय, बहुभाषीय और विभिन्न संप्रदायों से युक्त एक राष्ट्र है और इस संविधान को इस राष्ट्र के अनुकूल बनाने हेतु जो प्रयास किए गए हैं उसमें इस संविधान की बहुत सी विशेषताएं निखर कर सामने आती हैं जिनका हमें स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर की। भारतीय संविधान की विशेषताएं। सबसे पहले विशेषताएं शुरू करने के समय हम अंबेडकर साहब का वो कथन याद कर लेते हैं जो इन्होंने संविधान सभा में कहा था। अंबेडकर साहब के अनुसार, मैं महसूस करता हूं कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन क्षमता है और इसमें शांति काल तथा युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने का भी सामर्थ्य है। वास्तव में मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, परंतु हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य ही खराब है। यानी अंबेडकर साहब ने अपने इस कथन में यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय संविधान में कहीं से कहीं तक कोई खामियां नहीं है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इस संविधान की विशेषताओं का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। भारत का संविधान अनेक दृष्टियों से एक अनूठा संविधान है। अनूठा मतलब बेजोड़, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। अपने आप में अनुपम संविधान है। उसकी अनेक विशेषताएं हैं जो विश्व के अन्य संविधानों से अलग पहचान बनाती है। जैसे सबसे पहला, विशालतम एवं विस्तृत संविधान, प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की विशेषताएं, जो कि हमने इसके बारे में पढ़ा था जब अपन ने उद्देशिका समझी थी। संसदीय शासन प्रणाली, नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्र न्यायपालिका, नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण, केंद्राभिमुख संविधान, वयस्क मताधिकार, आपातकालीन उपबंध एवं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, एकल नागरिकता का प्रावधान, संविधान की सर्वोच्चता एवं ग्राम पंचायतों की स्थापना। इन्हीं सारे पॉइंट्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान अपनी विस्तृत और विशिष्ट पहचान लिए हुए है संपूर्ण विश्व में। अब हमें इन सारे पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझना है। संविधान की पहली विशेषता है विशाल एवं विस्तृत संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी विशालता का सबसे प्रमुख कारण समझिएगा। इसकी विशालता का सबसे प्रमुख कारण केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों सरकारों का गठन तथा उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन है। हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है और जैसी प्रणाली हमारे यहाँ केंद्र में है, लगभग उसी प्रकार की शासन प्रणाली राज्यों में भी स्थापित की गई है और इसी तथ्यों का वर्णन संविधान में किया गया है जो इसकी विशालता का कारण है।
भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। 9वीं अनुसूची जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 से जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार संबंधी कानून है जिन्हें मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। ये सारी अनुसूचियां इसी वीडियो के आखिर में हम पढ़ेंगे। 10वीं अनुसूची जिसका संबंध दल बदल विरोधी कानून से है, यह 52वें संविधान संशोधन 1985 से जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जो 73वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ी गई, जिसमें प्रावधान है पंचायती राज व्यवस्था का। 12वीं अनुसूची जो 74वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ी गई, जिसमें नगरीय निकायों का प्रावधान है। किंतु संविधान के भागों और अनुच्छेदों में संशोधन मूल संख्याओं में कोई परिवर्तन ना करते हुए किया गया है। अतः आज भी अंतिम अनुच्छेद तो 395 ही है, भाग 22 ही है, परंतु अगर हम गणना करें हर एक अनुच्छेद और उनके उपभागों की, तो गणना की दृष्टि से अनुच्छेदों की संख्या लगभग 463 के आसपास पहुंचती है और भाग 26 है। जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 7, कनाडा के संविधान में केवल 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद ही है। तो अगर हम इन देशों के संविधानों से भारतीय संविधान की तुलना करें, तो भारत का संविधान विश्व का सबसे विशालतम एवं विस्तृत संविधान सिद्ध होता है। और इसकी विशालता का कारण, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों सरकारों का गठन एवं उनकी शक्तियों का विस्तृत विवरण है। सर आइवर जेनिंग्स, जो कि पूरे विश्व में संविधान विशेषज्ञ या विश्व के सबसे बड़े संविधान विशेषज्ञ माने जाते हैं, सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान की संज्ञा प्रदान की है। तो इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो विशाल एवं विस्तृत संविधान के लिए। और ये मेंस का हमेशा आने वाला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है, उसका ये पहला पॉइंट है। अच्छे से समझ लीजिए इसको। अब हमारे संविधान की जो दूसरी विशेषता है वो है लिखित संविधान। संविधान लिखित या अलिखित हो सकते हैं। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, यद्यपि इसमें परंपराओं एवं प्रथाओं का भी स्थान है, यदि वह संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप है तो। ब्रिटेन का संविधान परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित एक अलिखित संविधान है, जबकि भारत के संविधान में भी परंपराओं और प्रथाओं को स्थान दिया है, लेकिन वह एक लिखित संविधान है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान था। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है भारतीय संविधान। अब इसकी जो तीसरी विशेषता है वह है उद्देशिका की विशेष शब्दावलियां। जैसे अपन ने संविधान की प्रस्तावना अभी कुछ ही समय पहले पढ़ी है। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। इन शब्दों का अर्थ संविधान की उद्देशिका नामक अध्याय में दिया गया है, जो कि अपन सब पढ़ चुके हैं। तो जब भारत को संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, और ये सारी चीजें हमारे संविधान की पृष्ठभूमि में जो निहित दर्शन है उसका साक्षात विवरण प्रस्तुत करती हैं, ये भी संविधान की एक मूलभूत विशेषता है। और एक अन्य विशेषता है इसकी संसदीय शासन प्रणाली, जो हमारे संविधान की चौथी विशेषता है। संघात्मक शासन के अंतर्गत दो प्रकार की शासन प्रणालियां स्थापित की जाती हैं। एक तो होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरी होती है संसदीय शासन प्रणाली। अब इन दोनों को समझते हैं हम।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है और संसदीय शासन प्रणाली क्या है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। उसका निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा किया जाता है तथा वह नियत अवधि तक कार्य करता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली स्थापित है। अब आप लोग सोचिए, क्या आप राष्ट्रपति के चुनावों में मतदान देते हैं? नहीं देते ना, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि अमेरिका में यह प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो अमेरिका में लोकतंत्र तो है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत। अब हम समझते हैं संसदीय शासन प्रणाली क्या है। तो इस संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा इंग्लैंड के समान संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। यह प्रणाली केंद्र तथा राज्य दोनों में समान है। भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि से गठित मंत्री परिषद में निहित होती है और इसका प्रधान होता है हमारे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से करते हैं। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, मतलब मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला बना हुआ है। तो इस प्रकार से यह संसदीय शासन प्रणाली भी संविधान की एक मूलभूत विशेषता है। अब हमारे संविधान की जो 5वीं एवं सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है मूल अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 3, इसका भी मैंने बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन वाले वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए हैं, उनमें से आप इसके बारे में डिटेल में समझ लीजिएगा। भारतीय संविधान का भाग 3 अपने नागरिकों के लिए कुल 6 मूल अधिकारों की घोषणा करता है। यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं एवं यह राज्य को विधायी और कार्यपालिकीय शक्तियों पर निर्बंधन आरोपित करते हैं। ये अपन ने सब पढ़ा था कि कि जो मूल अधिकार है इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक होती है, सब मैंने पहले वाले वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराए हैं। राज्य द्वारा मूल अधिकारों के प्रतिकूल बनाई गई विधि न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित की जा सकती है। इस प्रकार न्यायालय मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, किंतु मूल अधिकार अत्यांतिक नहीं है, मतलब हमेशा के लिए नहीं है। राज्य द्वारा लोकहित के आधार पर इन पर निर्बंधन भी लगाए जा सकते हैं। जैसे संविधान द्वारा मूल रूप से नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 से हटाकर अनुच्छेद 300 का में शामिल कर दिया गया और इस प्रकार अब यह जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार ना होकर एक विधिक अधिकार बन चुका है। तो ये है मूल अधिकार रूपी विशेषताएं हमारे संविधान की। नेक्स्ट है राज्य के नीति निदेशक तत्व। संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 राज्यों को नीति निर्धारण में मार्गदर्शन हेतु कुछ पवित्र कर्तव्यों का उल्लेख कराते हैं। इन कर्तव्यों का पालन कर राज्य एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार रूप प्रदान करता है। अब ऑस्टिन, जो कि एक संविधान विशेषज्ञ हैं, ने इन सिद्धांतों को राज्य की आत्मा कहा है।
इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इसके बारे में भी मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है आपको, तो उसमें से आप इनके बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ एक विशेषता के रूप में इसको समझ रहे हैं। परंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है, ये भी मैंने उसमें बताया था। अब अपन बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका की। संघात्मक संविधान में संघ और राज्यों के मध्य विवाद के समाधान और संविधान के निर्वचन का दायित्व न्यायपालिका को प्रदान किया गया है, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र का ढांचा है वो एक संघात्मक ढांचा है, जिसमें केंद्रीय प्रशासन अलग है और प्रांतीय प्रशासन अर्थात राज्यों का प्रशासन अलग है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रशासनिक मुद्दों को लेकर संघ और राज्यों के मध्य टकराहट उत्पन्न हो जाती है, और संविधान में भी बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो कभी कभी क्लियर नहीं हो पाते, इसलिए संविधान का समय समय पर निर्वचन करना है। तो इस प्रकार के झगड़ों को सुलझाने के लिए और संविधान का निर्वचन करने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका अपने आप में संविधान की एक विशेषता बन गई है। उस पर संविधान और मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व होता है। इसके लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना बहुत ही आवश्यक है। भारतीय संविधान द्वारा एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना उसकी महती विशिष्टता है। इसके लिए संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके वेतन, भत्ते और पद से हटाए जाने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, जिससे इन पर सरकार द्वारा किसी प्रकार का दबाव ना डाला जा सके। तो इस प्रकार हमारे संविधान के माध्यम से हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र किया गया है। अब अपन बात करते हैं नम्यता और अनम्यता के अनोखे मिश्रण की। क्या होता है? संशोधन की दृष्टि से, इसको याद करिए, संशोधन की दृष्टि से एज पर द व्यू ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को नम्य तथा अनम्य दो प्रकार में बांटा गया है। वे संविधान जिनमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है वे अनम्य अर्थात कठोर संविधान कहलाते हैं, और वे संविधान जिनमें संशोधन सरलता से किया जा सकता है वे नम्य या फ्लेक्सिबल संविधान कहलाते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन संसद द्वारा तीन प्रकार की विधियों से, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत तथा विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन, ये तीन प्रक्रियाएं हैं भारतीय संविधान में संशोधन की। कौन कौन सी हैं? एक तो हो गया साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। और इन तीन संशोधन की विधियों के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का एक अनोखा मिश्रण है। इस प्रकार कुछ उपबंध तो आसानी से, किंतु कुछ उपबंध कठिनाइयों से संशोधित किए जाते हैं। ये उन्हीं उपबंधों में दिया रहेगा कि उस उपबंध को हमें किस प्रकार से संशोधित करना है, जिसके कारण भारतीय संविधान को नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आसानी से संशोधित किया जा सकता है और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें काफी कठिनाई से संशोधित किया जाएगा। इसलिए भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का एक अनोखा मिश्रण है। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान कहा है उसी के आधार पर, जबकि केसी वीहर के अनुसार भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो इस प्रकार से नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण भारतीय संविधान की विशेषता बन गया है। तो अब अपन बात करते हैं एकल नागरिकता की। जैसे आप इसको समझिए कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वह एक संघात्मक शासन व्यवस्था है, और संघात्मक शासन व्यवस्था में
केंद्र के पास शक्तियां अलग हैं, प्रांतों के पास शक्तियां अलग हैं। अगर हम अमेरिका से तुलना करें भारतीय संविधान की, अमेरिका भी एक संघात्मक शासन प्रणाली है। अमेरिका में अमेरिका की नागरिकता अलग प्राप्त होती है और वहां के राज्यों की नागरिकता अलग है। लेकिन भारत में राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो आइए समझते हैं हम इसके लिए। संघात्मक संविधान द्वारा सामान्यतः दोहरी नागरिकता, पहली उस संघ की और द्वितीय उस राज्य की, का प्रावधान किया जाता है, जैसे कि अमेरिका में है। परंतु भारत के संविधान द्वारा भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसकी संघीय संरचना के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति सिर्फ भारत का ही नागरिक कहलाता है, राज्यों का नागरिक नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करके इसकी अखंडता को सुनिश्चित किया गया है। अब हम समझते हैं एक अन्य विशेषता को, अर्थात वयस्क मताधिकार प्रणाली के लिए। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और भारत एक लोकतंत्र भी है। संसदीय प्रणाली में सरकार का गठन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से किया जाता है। भारत में प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है और इस वयस्क मताधिकार को अपनाया जाना नए संविधान की एक महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी विशेषता है। मूल संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन वर्ष 1989, याद रखिएगा इसको, 61वें संविधान संशोधन वर्ष 1989 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अतः प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, वह बिना किसी भेदभाव के मतदान का समान अधिकार प्राप्त करता है। परंतु आनेवास, चित्त विकृत मतलब पागल, सनकी, अपराधी या भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण के आधार पर कोई व्यक्ति अपने मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह वयस्क मताधिकार प्रणाली भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता की। भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों संस्थाओं के ऊपर भारत का संविधान है। जैसे अगर हम इस संविधान की तुलना करें अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका सर्वोपरि है। अतः न्यायपालिका अमेरिका की संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने की ताकत रखती है। और अगर हम भारतीय संविधान की तुलना करें ब्रिटेन के संविधान से, तो ब्रिटेन में संसद सर्वोपरि है। अर्थात ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए गए नियम और कानून को वहां के न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी चीज को हमें समझना है कि हमारा संविधान सर्वोपरि है, या हमारे यहां संविधान सर्वोपरि है, क्योंकि सरकार के सभी अंग अर्थात कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका इसी से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। संसद द्वारा निर्मित विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ब्रिटेन में। अमेरिकी संविधान में न्यायपालिका सर्वोच्च है। वह संसद द्वारा बनाई गई विधि को संविधान के अनुरूप ना होने पर असंवैधानिक घोषित कर सकती है। किंतु भारत में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है, क्योंकि हमारे यहां
जो सरकार के तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों आधार स्तंभ हमारे लोकतंत्र के, ये अपनी शक्तियां संविधान से ही प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमारे यहां संविधान को सर्वोपरि रखा गया है। भारत में शक्ति का स्रोत संविधान ही है, इसीलिए शक्ति के रूप में हमारे यहां संविधान सर्वोच्च है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपातकालीन उपबंध की। संकट काल के संबंध में विशेष प्रावधान हमारे संविधान की एक विशेषता है, जिसके अनुसार संकट काल में हमारी राज्य व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। संविधान में 3 प्रकार के संकट काल का उल्लेख है। सबसे पहला अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है, जिसके तहत युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356, जिसमें राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था के भंग हो जाने पर आपातकाल लगाया जा सकता है। और तीसरा है अनुच्छेद 360, जिसमें वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। संकटकालीन घोषणा का सबसे प्रमुख प्रभाव यह होता है कि हमारा जो राजनीतिक ढांचा है वह संघात्मक शासन से एकात्मक शासन में परिवर्तित हो जाता है। जो हमारे यहाँ संघीय शासन प्रणाली है वह संघीय शासन प्रणाली एकात्मक शासन प्रणाली में तब्दील की जा सकती है। ये संकटकालीन प्रावधान संविधान को लचीलापन प्रदान करते हैं, जो कि भारत देश की परिस्थितियों में नितांत आवश्यक है। तो इस प्रकार से यह आपातकालीन उपबंध भी भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता है और ये 3 प्रकार के हैं, 352, 356 और 360 में वर्णित परिस्थितियों के आधार पर लगाए गए आपातकाल। फिर इनको नाम दिया जा सकता है अलग अलग श्रेणियों में, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा आप। अब अपन बात करते हैं एक अन्य विशेषता की, अर्थात ग्राम पंचायतों की स्थापना की। संविधान निर्माताओं ने जहां एक ओर 20वीं सदी की शासन व्यवस्था को अपनाया है, वहीं दूसरी ओर इस बात को भी नहीं भुलाया है कि भारतीय व्यवस्था का आधार ग्राम अर्थात हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था या ग्रामीण व्यवस्थाएं ग्राम है, जिनका प्रबंध ग्राम पंचायतों के आधार पर ही भली भांति संभव है। नीति निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 याद होगा आपको, ग्राम पंचायतों की स्थापना। नीति निदेशक तत्वों में भी कहा गया है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना करना स्थानीय शासन की प्राथमिक इकाई माना जाएगा। इसके अनुसार 1959 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया गया और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों, समितियां, जिला परिषदों की स्थापना की गई। 73वें संविधान संशोधन एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993, ये 1992 में आया था लेकिन 1993 में लागू हुआ, के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था और शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायतों की स्थापना हमारे यहाँ की गई है और इस ग्राम पंचायतों को अब 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो यह भी हमारे संविधान की एक मूल विशेषता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं हमारे संविधान की विशेषताओं को, जो हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं संविधान की अनुसूचियों की। जैसे अभी अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में, वो टॉपिक वहीं तक था। ग्राम पंचायतों का गठन संविधान की आखिरी विशेषता थी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं संविधान की अनुसूचियों के लिए। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी।
परंतु बाद में कुछ कारणों से 4 और अनुसूचियां इसमें जोड़ दी गई संविधान संशोधन के माध्यम से। इसलिए इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें से पहली अनुसूची क्या कहती है? तो पहली अनुसूची में भारतीय गणराज्य के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। भारत में अभी तक 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची, अब दूसरी अनुसूची में क्या प्रावधान है? तो दूसरी अनुसूची में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का वर्णन किया गया है। इस सूची के अंतर्गत विशिष्ट पदाधिकारियों की 5 सूची बनाई गई है, जिसमें से पहली सूची में राष्ट्रपति और राज्यपालों के बारे में वर्णन है। दूसरी सूची में संशोधन द्वारा, या दूसरी सूची को अब समाप्त कर दिए, खाली है, ये निरसित है। इसकी तीसरी सूची में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का वर्णन किया गया है। इसकी चौथी सूची में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है और इसकी 5वीं सूची में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में प्रावधान किया गया है। अब अपन बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तो तीसरी अनुसूची में भारत के विशिष्ट पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, संसद के सदस्य, विधायक आदि के पद और गोपनीयता की शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। अब अपन बात करते हैं चौथी अनुसूची की। तो चौथी अनुसूची में भारतीय संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों अथवा स्थानों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। अब अपन बात करें 5वीं अनुसूची की। तो 5वीं अनुसूची 5 भागों में विभाजित है, जिसके प्रथम 4 भागों में अनुसूचित क्षेत्रों का वर्णन है और इसके 5वें भाग में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अब अपन बात करें 6वीं अनुसूची की। तो 6वीं अनुसूची में मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित उपाय किए गए हैं। हम बात करें 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है, जिसमें से संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66, संवर्ती सूची में 47 विषयों का उल्लेख है। अब हम बात करें 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची में भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं का उल्लेख किया गया है। समय समय पर संविधान में संशोधन करके इसमें भाषाओं की संख्या बढ़ाई जाती है। इस प्रकार वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, असमिया, बंगला, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, कोंकणी, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब मूल रूप से इस 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी, परंतु वर्तमान में 22 है। कैसे? तो 1967 में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। 2004 में संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो 92वें संविधान संशोधन द्वारा इस 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो इस प्रकार से इस अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 कर दी गई। अब अपन बात करें 9वीं अनुसूची की। तो ये जो 9वीं अनुसूची है, यह प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में जोड़ी गई थी।
इस अनुसूची में ऐसे अधिनियम या विनियम रखे गए हैं जिनको कानूनी रूप से कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसके अंतर्गत भूमि सुधार एवं अधिग्रहण से संबंधित अधिनियमों का उल्लेख है। इसको इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो इस प्रकार से 9वीं अनुसूची में कुछ ऐसे अध्यायों का समावेशन किया गया है जो भूमि सुधार से संबंधित है, जिन्हें न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो अपन बात करें 10वीं अनुसूची की, तो यह 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख है। अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची की, तो यह 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1992 में जोड़ी गई थी और यह पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करती है। यह अनुसूची कृषि, भूमि सुधार, मत्स्यिकी, सामाजिक वानिकी, खाद्य प्रसंस्करण सहित लघु उद्योगों, पेयजल, गरीबी निवारण कार्यक्रमों, महिला शिक्षा एवं बाल विकास, सामाजिक वितरण व्यवस्था आदि से संबंधित है। हम बात करें 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची भी 1992 में ही 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। इसके अंतर्गत नगर नियोजन, आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु आयोजन, सड़क एवं पुल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी वानिकी, स्लम सुधार, शहरी गरीबी निवारण, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। शॉर्ट में अगर याद रखना है तो 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने से और 12वीं अनुसूची का संबंध है नगरीय निकाय, जैसे हमारे यहाँ नगर पालिका है आदि, को संवैधानिक दर्जा देने से। तो यह है संविधान की 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो ईमानदारी से पढ़ाई करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए और एक अच्छे पद पर पहुंचिए। धन्यवाद।